आज का वीडियो मैं शुरू करूंगा पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन से। अमेरिकन रेवोल्यूशन से फिर अपन पहुंचेंगे भैया फ्रांस यानी कि यूरोप, और यूरोप से फिर अपन पहुंच जाएंगे भैया रशिया। रशिया में जो फिर क्रांति होती है, फिर क्रांति वहां की क्रांति के बाद अपन पहुंचेंगे चाइना की क्रांति में, और चाइना की क्रांति से फिर देखेंगे हमारे भारत में कैसे इसका जुड़ाव होता है। और इन सब के बीच में दो संगठनों के बारे में बहुत से समझेंगे, एक अपना यूएनओ और एक अपना है नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्लियर है। हालांकि इन दोनों संगठनों में 10 साल का फर्क है। यूएनओ जो बना वो 1945 में बनता है, और जो नैम है यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट है, ये बनता है 1955 में। क्लियर है। अब इन 10 साल में अंतर है। अब आपने देखा है कि भारत के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो नाम हम मानते हैं, लेकिन अब इतना इंपॉर्टेंट वो रहा नहीं है, तो इस रीजन को भी समझेंगे इसके बीच में। और आपने सुना होगा कि चाइना और नेहरू जी ने पंचशील समझौते पर साइन किया था। आपको पता है कि यही पंचशील समझौता जो है नाम यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में भी रखा गया है। ठीक है। अच्छा, दोनों में फर्क ये है कि यूएनओ में जो है, यूएनओ में करीब करीब 194 कंट्रीज हैं, और नैम में करीब करीब 120 कंट्रीज हैं। अब देखिए, ये दोनों संगठनों का नाम मैं क्यों ले रहा हूं आज इस वीडियो में। यूएनओ 194 कंट्रीज के साथ इस दुनिया की सबसे बड़ी संगठनों में से एक है, और वहीं पर नैम, इसमें कितनी कंट्रीज मैंने बताई आपको, 120। इसमें 120 है, और ये दुनिया की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी है। ठीक है। तो अब अपने को देखना है कि इंडिया के लिए इनमें से कौन सा बेनिफिशियल है, और क्या ये पूरा जो चक्र मैंने आपको बताया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका में रेवोल्यूशन होता है 1773 में। ये रेवोल्यूशन कैसे होता है? होता ये है कि 16वीं शताब्दी के आसपास जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो हर जगह पर अपनी पहुंच बना रहे थे, है ना, हर जगह पर, क्योंकि उन्होंने खोज कर ली थी। बहुत सारे यात्री जो है खोज में निकल चुके थे नए नए देशों के, जैसे कि वास्को डी गामा भारत पहुंच गए, कोलंबस पहुंच गए वहां पर। तो आपने देखा कि इस तरह से उन्होंने अपना इधर उधर जो जाना शुरू कर दिया, और जहां जहां वो पहुंचे वहां पर उन्होंने व्यापार करते करते धीरे धीरे जो है वहां पर अपनी बस्तियां में बसा ली। सेम हुआ अमेरिका के साथ। जब वहां पर अमेरिका को ढूंढ लिया गया, तो अमेरिका की, आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, जितने कुछ 13 स्टेट्स हैं, इन 13 के 13 स्टेट्स पे जो है, क्योंकि नदी के किनारे थे और सबसे पहले जब वहीं पहुंचे तो ब्रिटिशर्स ने अपना यहाँ पर कब्जा कर लिया और अपनी कॉलोनी बना ली। अच्छा, देखिए, कॉलोनी का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई देश, जब किसी दूसरे देश में जाकर के अपना प्रभुत्व, अपना शासन वहां पर शुरू कर देता है कि ऐसा ऐसा होगा, तो इसे हम कॉलोनी कह देते हैं। यानी अगर मान लो किसी पर आपने आक्रमण किया और उसे अपने अंडर में ले लिया, तो वो कॉलोनी बन गई है। हुआ क्या कि उस कॉलोनी में बसने के लिए भी लोग जाएंगे, तो उस कॉलोनी में जो बसने के लिए लोग गए, वो ब्रिटिशर्स में से ही कुछ गए कि चलो भैया यहाँ से राजाओं के बीच में से निकला जाए, वहां जाएंगे, कुछ नई मस्त बिल्कुल फ्रीडम और इन सबकी जिंदगी के साथ जिएंगे। अब देखिए, उन 13 के 13 कॉलोनीज में क्या हुआ था कि वो जब व्यापार या जो भी वो उगाते थे, जो भी करते थे, उन पर भारी टैक्स लगा देते थे। इतना टैक्स लगा देते थे कि बेचारे जितने में उस सामान को खरीद के नहीं लाते थे, वो किसान जो वहां पर रहने लगे, जो उगाने लगे, जितने में उनके खर्चा नहीं बैठता था, उससे ज्यादा उनको टैक्स लगता था। तो वो तो बिल्कुल परेशान होने लगे कि अरे यार, ये तो बहुत बेकार है, हम वहां ब्रिटिश से निकल करके ही बेचारे यहाँ पर आए थे ताकि सुकून से जिएंगे, लेकिन यहाँ पर भी उनका प्रभुत्व था। तो भैया इनने बोला कि चलो असेंबली बनाते। तो इनने क्या किया, 13 जो मैंने जो आपको बताया ना, 13 के 13, इन सब में अलग अलग असेंबली हुई, चुनाव हुए और एक असेंबली बनी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, अभी भी है तो अंडर में ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है, तुम असेंबली तो बना लो, लेकिन इसके ऊपर जो गवर्नर बैठेगा वो हमारा होगा। तो ब्रिटिशर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव यहां बैठा। ठीक है। हाँ, लेकिन वो आंसरेबल नहीं होगा इस असेंबली को। उसको अगर किसी के प्रति उत्तरदायी होना है तो वो होगा ब्रिटिशर्स के प्रति। लो भैया, और ब्रिटिशर्स, और देखिए, इन कॉलोनीज को बनाने के बाद ब्रिटिशर्स ने साफ साफ बोल दिया था कि ये कॉलोनी सिर्फ बनी हुई है होम कंट्री को फायदा देने के लिए। होम कंट्री कौन है इनकी? वही ब्रिटिश है। बहुत ज्यादा जब कोई सह लेता है तो फिर वो उठता है, और उठे ये भी, है ना। अब इनने इतना टैक्स लगा दिया, इतना टैक्स लगा दिया, तो फिर चाय पर भी टैक्स लगा दिया था। तो आपने एक बहुत फेमस सुना हुआ है बॉस्टन टी पार्टी, है ना। 1773 का रेवोल्यूशन जो है अमेरिका का, वो शुरू होता है बॉस्टन टी पार्टी से। बॉस्टन टी पार्टी में क्या हुआ था, बॉस्टन हार्बर था, यानी कि वहां पर एक शिप थी ब्रिटिशर्स की, जिसमें उन्होंने काफी सारी 364 के करीब क्रेटर्स, जो चाय के बड़े बड़े डब्बे थे, वो रखे हुए थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि वो सारे डब्बे, जो विद्रोही थे, विद्रोहियों ने सारे डब्बे उठा करके समुद्र में फेंक दिए, है ना, कि भैया लो टैक्स बढ़ाते हो ना। तो उन्होंने चाय पे भी बहुत सारा टैक्स बढ़ाया हुआ था, इसलिए उन्होंने विरोध किया सारे के सारे चाय को बिल्कुल बहा करके। फिर आता है भैया, ये एक इंसिडेंट हुआ जहां से स्टार्ट हुआ भैया, उन्होंने दम दिखाना शुरू किया। 1773 था ये। 1774 में आते
आते आते क्या हुआ कि ये लोग पहुंच गए फिलाडेल्फिया, और वहां पर जाकर के किंग जॉर्ज थ्री, जो ब्रिटिश में किंग थे, वो किंग जॉर्ज थ्री थे उस समय, उनका इन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा गलत हो रहा है हमारे साथ, ये किंग जॉर्ज थ्री ने बोला कि अच्छा तुम सामूहिक रूप में इकट्ठा होकर के फिलाडेल्फिया में मुझे मतलब धमकी दे रहे हो, तो उन किंग ने कह दी कि भाई ये सब विद्रोही है, चलो जाओ इनको वॉर करो। तो उन्होंने अपनी सेना भेज दी इनको बिल्कुल पछाड़ने के लिए, लेकिन ये भी दमदार लोग थे, इनके सारे फाइटर्स बिल्कुल रेडी थे, तो भैया सारे के सारे फाइटर्स ने बिल्कुल कमाल कर दिया। 1775 में करीब करीब जीत गए। इनके जो विंग कमांडर चुने गए थे वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन, आप सभी जानते हैं, है ना, अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट भी बनते हैं यही। तो इन सब के जो कमांडर थे वो ये चुने गए थे 1706। अब ये जीत चुके हैं, तो 1776 में क्या हुआ कि ये एक साइन करेंगे भैया कि भाई हम आजाद है, तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पे इन्होंने साइन किया ब्रिटिश के साथ। ब्रिटिश ने उसमें ये लिखा हुआ था कि ये जितनी भी कॉलोनीज हैं ये बाध्य नहीं है ब्रिटिशर्स की बात मानने के लिए, कभी भी आजाद हो सकती हैं। तो 1776 में जब ये हुआ तो हर कॉलोनीज ने बिल्कुल लड़ाई शुरू कर दी, और 1776 से लेकर के 1781 तक, है ना, सारे के सारे बिल्कुल आजाद हो गए। फिर 1783 में फिर एक ट्रीटी होती है, पेरिस में जाते हैं, पेरिस में साफ साफ बोल देते हैं कि भैया ठीक है, अब आप सबके सब फ्री हैं, आप अपने लिए खुद के लिए नियम कायदे कानून सब बना सकते हैं। तो भैया क्या हुआ कि उसी 1783 में ही ये कह दिया गया कि आप इन 13 को मिला करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना दो। तो वो 13 अलग अलग कॉलोनीज थी, सबको मिला दिया, तो यहां से बनता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर है? 1783 में तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने इसमें साफ साफ एक डायलॉग दे दिया, ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल। ठीक है, अब देखिए 783 हो गया था, इनने फिर क्या अपने संविधान में अपने नियम कायदे बना दी, और दुनिया का सबसे पहला रिटन संविधान जो है यहां से निकल के आता है भैया। इसमें इन्होंने साफ साफ कह दिया कि आपके पास बोलने का फ्रीडम होगा, प्रेस का फ्रीडम होगा, रिलीजन का फ्रीडम होगा, यहाँ पर एक प्रेसिडेंट होगा, और प्रेसिडेंट जो भी बनेगा उसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए नियमों के हिसाब से ही देश को चलाना होगा, ऐसे साफ साफ कह दिया। इतनी सारी बातें होने के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन को सबने भैया चुन लिया अपना नेता, और 1789 में वो बन जाते हैं क्या, वहां के पहले प्रेसिडेंट। क्लियर है बात? 1789 के बाद 1792 में उन्हें दोबारा चुन लिया जाता है, फिर उन्हें तिबारा चुन लिया जाता है, लेकिन फिर तीसरी बार के लिए वो मना कर देते हैं कि नहीं अब मैं नहीं बनूंगा, ऐसा करके। तो आपने यहां पर देखा कि 1789 में ये बिल्कुल बन जाते हैं। 1789 में ही अब पहुंचे भैया यूरोप में, भाई वहां पे भी तो राजा थे, तो वहां पर जो राजा थे उस समय वो थे लुईस 16वां। फ्रांस में लुईस 16वां थे। अब इनके नाम ऐसे होते हैं, 1 2 3 4 नए नाम क्यों नहीं मिलते हैं ये मत पूछना, बस ये 16 थे। तो लुईस 16 उस समय फ्रांस के राजा थे। भाई फ्रांस की जनता भी देख रही थी कि अरे यार ये कैसा राजा है जो हम पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि लुईस 16वां ने अपनी पत्नी मैरी के साथ शादी करके बिल्कुल खजाने की ऐसी की तैसी कर दी थी, बिल्कुल बैंड बजा दी थी। और वहां का एक नियम था कि राजा को जो है प्रजा के प्रति बिल्कुल बाध्य नहीं है, वो जिसको आंसर कर सकता था वो कौन था, सिर्फ और सिर्फ भैया भगवान। लो मतलब अब भगवान को आंसर करूंगा कि मैंने किसी को कष्ट दिया, भगवान मैं तुमसे माफी मांगता हूं कि ये सब हुआ है, बस ये इससे काम चलता था। तो बस जनता को थोड़ी ना इससे कुछ मिल रहा है भैया, जनता ने बोला अरे तो गलत है, तो जनता की नजर पड़ती है कि अरे अभी अभी तो अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ है, उस रेवोल्यूशन से ये भी कुछ सीखना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, लेकिन इनमें तो दम नहीं रहता है। तो वहां के सोल्जर्स जो थे, जो फ्रांस के सोल्जर्स थे, जो उन्होंने साथ दिया था, तो वापस आते हैं और इनको मोटिवेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। 1789 में ये क्या करते हैं, बैसिले पहुंचते हैं। बैसिले में जाकर के ये जो मॉब था पूरा का पूरा एक जेल में जाकर के आक्रमण कर देते हैं। ये जेल कौन थी बैसिले की? ये एक ऐसी जेल थी जिसमें कि वो सारे बंदे कैद किए गए थे जो विरोध करते थे कभी ना कभी राजा का। तो उन सारे कैदियों को आजाद किया गया, सारे के सारे इकट्ठा किए गए, इनके साथ मिले। तो ये सारे के सारे मिल जाते हैं, और ये जहां पर मिलते हैं वो एक टेनिस का कोर्ट होता है, इसे कहते हैं टेनिस कोर्ट ओथ। ओथ मतलब कसम, यानी उस टेनिस कोर्ट पे इन सभी रेवोल्यूशनरी से मिलकर के एक कसम खाई कि हम सब इकट्ठा रहेंगे तब तक जब तक फ्रांस का नया संविधान नहीं बन जाता। तो ये सारे के सारे इकट्ठा रहते हैं भैया, संविधान के लिए लड़ते हैं। और ये सारे रेवोल्यूशनरी, मैंने कहा था ना, जेल से निकले, ये लड़े और बिल्कुल भयंकर तरीके से लड़े, और बोल दिया कि भैया ये हम ये जो नीचे वाले जो लेवल के लोग हैं जिनसे आप खूब सारा टैक्स ले लेते हो, बिल्कुल उड़ा रहे हो, खजाना खाली कर रहे हो, अब हम ही लोग चलाएंगे देश को, है ना। अब यहाँ पर किंग जो है अपना लुईस 16वां, वो भागने की कोशिश करता है अपनी पत्नी मैरी के साथ, लेकिन उसको पकड़ लेते हैं, मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। यहां से भैया ये हो गया फ्रांस का ये पूरा का पूरा खत्म। अब जिस तरह से वहां पर जॉर्ज वॉशिंगटन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन किया था, तो इन्हें भी तो कोई ना कोई डिक्लेरेशन साइन करना पड़ेगा। तो इन्होंने भी एक डिक्लेरेशन साइन किया जिसका नाम रखा गया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन।
तो ये तो बात हुई दोस्तों इतनी। अब आपको मालूम है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो लगातार कुछ ना कुछ लगे थे, बहुत सारे जो है इन्वेंटर्स आ गए थे, बहुत सारे खोजकर्ता आ गए थे, नई नई चीजें ढूंढ ली थी, आयरन मिल गया था, सबसे बड़ी बात ये थी, लोहा मिल गया। और जैसे लोहा मिलेगा तो अब कौन सा दौर आएगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगा। देखिए लोहा मिलने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल वो हो गया ना, काम अभी भी सब मजदूरी कर रहे हैं। बस वो क्या कर रहे थे, पहले भाई मान लो कि अगर मैं कपड़ा सिल सिल के बना रहा हूं, पहले मैं हाथ से सिल रहा था, अब वही काम जो है मशीन कर देगी, लेकिन रहना अभी भी मुझे वहीं पर ही है, अभी मैं भी काम करूंगा। तो होता क्या था कि अब भैया ये जब मशीन आ गई तो पहले जो बंदा एक ड्रेस बना पाता था, अब उस मशीन की सहायता से एक दिन में 10 ड्रेस बन सकती थी। तो भैया इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, है ना। अब ध्यान से देखिए, अब इस इंडस्ट्री में अगर कपड़ा बन रहा है तो कपड़ा बनने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कपड़े के लिए क्या हो सकता है, एक कॉटन। क्लियर है बात आपको। अब इस कॉटन की मांग बढ़ गई भैया। अब ये लोग, आपने देखा ना इंडिया में भी हमारे यहाँ कॉटन खूब उगाते थे, ये आकर के कॉटन हमारे से बिल्कुल किसानों को शोषण करवाते थे, रात दिन काम करवाते थे, कॉटन लेते थे, अपने जहाज में भरते थे, वहां पहुंच जाते थे। तो हमसे तो कॉटन लेते थे बिल्कुल सस्ते दामों में, मान लो कि 10 रुपए का कॉटन ले लिया, वहां जाकर के बढ़िया बनाया और वापस से जब भारत में बेचते थे तो वो बेचते थे 100 रुपए का। अब आप देख लो जरा कितने का फायदा है। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था होती है कि भाई जैसे मान लो कोई बंदा बहुत मेहनत करे, यानी कि आपने समझ लीजिए कि आपने कोयला जो है खोदा, और कोयले खोदने के बाद आपसे खूब सारा कोयला आपने खोद के बिल्कुल निकाल के रख दिया, और आपके मालिक ने आपको दे दिया भैया 10 रुपए मेहनताना। ठीक है, अब लेकिन इस कोयले से बने प्रोडक्ट जब वो मार्केट में आएंगे, तो भाई मार्केट में जब वो प्रोडक्ट जा रहे हैं तो उसे खरीदने वाला कौन है, अगेन आप ही हो, जिसने अभी कोयला खुद की निकाला। भाई आपने मेहनत ले ली ना, ये मेहनत का क्या करोगे, खाने के लिए लोगे, पहनने के लिए लोगे। अब आप जैसे ही जाओगे भैया कि कोयले का मैं कोई सामान ले लूं, तो मालूम चला कि भाई मेहनताना 10 का मिला था, लेकिन कोयले से बना प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल रहा है 100 रुपए में। तो आप देख रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि आपको कुछ भी नहीं मिला है ना। तो इसे कहते हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद यानी कैपिटलिस्ट होना। ठीक है, ये कैपिटलिस्ट होता है, मतलब जहां पर पूंजी को महत्वता दी जाती है, बंदे के पास कुछ भी नहीं आता है। आसान भाषा में जो प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है अपने पास वो तबका रख लेता है, जो बिजनेसमैन होता है वो सारा का सारा, मतलब वो बांटता नहीं है नीचे के लोगों में। इसीलिए क्या होता है कि रिच बहुत रिच होता चला जा रहा था और गरीब बहुत गरीब होता चला जा रहा था। ठीक है, इस बात को समझ लिया था कार्ल मार्क्स ने, है ना। अभी इनके बारे में बात करूंगा मैं आपसे थोड़ी देर में। तो चलिए अब देखते हैं, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, इन्हें कॉटन की जरूरत है। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले आपने देख लिया कि भाई अमेरिका में क्रांति हुई थी, वो जो 13 कॉलोनीज थी वो अब बन चुकी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, सारे के सारे मिल करके। अब देखिए अब ये वो दौर था जब आ चुके हैं अब्राहम लिंकन, है ना। 1861 की बात कर रहा हूं। अब्राहम लिंकन 16 नंबर के उनके प्रेसिडेंट बन करके आते हैं। और अब देखिए क्या हुआ कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपने देखा हुआ डायग्राम में फैला हुआ, तो इसका उत्तरी भाग अलग, इसका दक्षिणी भाग अलग। उत्तरी भाग में क्या होता है कि ये इंडस्ट्रीज लगाते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन जो दक्षिणी भाग रहता है वो इंडस्ट्रीज लगाते हैं प्लांटेशन की। अब भैया प्लांटेशन किस बात का करेंगे, भाई ये भी समझदार लोग हैं, ये जानते हैं कि प्लांटेशन हमें करना है कॉटन का, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है और ब्रिटिशर को सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, कॉटन की। तो इन्होंने खूब कॉटन उगाया। अब लेकिन बात है कि भैया कॉटन उगाने के लिए आपको चाहिए आदमी। अब इतने आदमी आए कहां से भैया, तो अमेरिका में तो थे नहीं, तो ये अफ्रीका जाते थे, अफ्रीका से लोगों को खरीदते थे, दास बना करके उन्हें, स्लेव यानी कि गुलाम बना करके उन्हें लेकर के आते थे, और उनसे दिन रात बिल्कुल शोषण उनका कर देते थे। भाई लोग खोद बिल्कुल बस कॉटन फटाफट से बनाओ, कॉटन 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 कॉटन, इतना कॉटन रात भर कर दिया, बिल्कुल गुलामों की ऐसी की तैसी कर डाली थी इन लोगों ने। ठीक है, अब ये बात भैया नॉर्थ वालों को अच्छी नहीं लगी कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा मत करो। नॉर्थ वालों ने बहुत सारी कोशिश भी करी समझाने के लिए साउथ वालों को। जब इन्होंने समझाने की कोशिश करी तो साउथ वालों ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साउथ पोर्शन ने धमकी दे दी कि हम यूनियन से अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। अब भैया पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो उस समय प्रेसिडेंट थे वो थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का नाम सब जानते हैं इस दुनिया में। भैया अब्राहम लिंकन को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो इसलिए नहीं लड़े क्योंकि गुलामों का शोषण हो रहा था, वो इसलिए आ गए बीच में क्योंकि अब उन्हें लग गया कि भैया यूनियन टूटेगा, और ये वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहते। उन्हें सीधे बोल देते कि अगर मुझे लड़ाई भी लड़नी पड़ी, आर्मी भी भेजनी पड़ी, खून खराबा भी करना पड़ा तो करूंगा, लेकिन मैं ये जो यूनियन है ये टूटना नहीं चाहिए, ये किसी भी हालत में नहीं टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी। नीचे वाले लोग नहीं माने, उन्होंने अपनी आर्मी भेजी, भयंकर तरीके से लड़ाई हुई अच्छी खासी। और आपने देखा है सिविल वॉर जो अमेरिका में हुआ था अब्राहम लिंकन के टाइम पे, 1861 से चला था 1865 तक, भयंकर तरीके से चला था। इसमें अच्छे खासे भयंकर मतलब हत्याएं बहुत ज्यादा हो गई थी। ठीक है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। आखिरी में दक्षिण वाले पोर्शन ने हार मानी और यूनियन वापस से बना रहा। उससे एक बात क्लियर होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। अब्राहम लिंकन ने यह बात क्लियर कर दी, और यहीं से
एक लाइन जो है यहाँ से एक जगह प्रसिद्ध हो जाती है गेटिसबर्ग, है ना, गेटिसबर्ग में जाकर के वो अपना भाषण देते हैं और भाषण में वो उनको पूरी जनता को याद दिलाते हैं कि क्या हमारे जो फादर्स थे जिन्होंने ये अमेरिका बनाया, यानी कि जॉर्ज वॉशिंगटन, उनने कहा था कि सबके सब बॉर्न इक्वल हैं। जब सबके सब बॉर्न इक्वल हैं तो किसी से इस तरह का व्यवहार मत करो कि बिल्कुल गुलामी में उसको निचोड़ डालो। उन्होंने सबको वो चीज़ याद दिलाई और यहीं पर आकर के वो एक लाइन देते हैं कि ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। याद है ये लाइन, आपने सुनी भी होगी, तो ये अब्राहम लिंकन की दी हुई लाइन है। क्लियर है गाइस? अब देखिए ये सब देख रहे थे, अब इतना सारा रेवोल्यूशन चल रहा है, आपने देखा, इसे कहते हैं कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद, आप समझ चुके हैं। अब यहीं पे आते हैं यूरोप में भैया कार्ल मार्क्स 18, अब ये बिल्कुल पैरेलल में चलेगा, है ना। यहां पर अब्राहम लिंकन अमेरिका में थे 1861 के 1850-61 के पास, वहीं 1861-60 के पास वहां पे कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स वो बंदा है जिसने 30 साल अपने सिर्फ लाइब्रेरी में निकाल दिए पढ़ते हुए। ये पढ़ते रहते थे, दिन भर पढ़ते रहते थे, 30 साल निकालने वाले, इसीलिए बहुत बड़े फिलोसोफर बने। इन्होंने फिलोसफी दी जिसे कहते हैं कम्युनिज्म, है ना, मार्क्सिज्म। अब देखिए अभी आप देख रहे थे पूंजीवाद, अब आ गया है साम्यवाद। साम्य, समान मतलब कम्युनिटी, ठीक है, तो कम्युनिटी यानी कम्युनिज्म, यानी कि यही कम्युनिज्म की डेफिनेशन दे दी भैया कार्ल मार्क्स ने। अब क्योंकि उनका सरनेम मार्क्स है तो इसी कम्युनिज्म को मार्क्सिज्म भी कहते हैं ना। तो कई बात आप सुनेंगे भी कि भैया ये मार्क्सवादी लोग हैं, तो मार्क्सवादी का मतलब है कि साम्यवादी लोग हैं। अभी मार्क्सवादी और कम्युनिज्म क्या है? देखिए कार्ल मार्क्स का जो जन्म है जर्मनी में हुआ, लेकिन जर्मनी में अपनी हरकतों के कारण, क्योंकि ये बोलते थे नहीं राजा बहुत बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा जो होगा वो होंगे वो तबका जो कि बेचारा बहुत मेहनत करता है, यानी किसान भाई, लेबर। इनका ये मानना था कि भाई इनने सीधा एक लाइन बोल दी थी कि दुनिया के सारे लेबर एक हो जाओ, सारे किसानों एक हो जाओ, तुमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम सबके सब एक हो गए तो तुम सारी की सारी सत्ता अपने हाथ में ले लोगे, शोषण सहने की तुमको कोई जरूरत ही नहीं है। ये बात क्लियर होगी क्योंकि उन्होंने अच्छे समझ लिया था कि हो क्या रहा है। वो समझ गए थे कैपिटलिस्ट, इनका बहुत शोषण हो रहा था, ये देख रहे थे वो, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कार्ल की एक आवाज ने रशिया में सत्ता पलट कर दी, चाइना में सत्ता पलट कर दी, और बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत जगह ऐसा हुआ है कार्ल की एक आवाज ने जब ऐसा कहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा ना कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो गुलाम का जो है बहुत सारा बड़ा इस तरह से बड़े बड़े राइटर आए। कार्ल मार्क्स, इन्होंने एक बहुत बड़ी किताब भी लिखी, इसका नाम है दास कैपिटल। ठीक है, इनकी आवाज पर इकट्ठा हुए। अब देखिए कार्ल मार्क्स से, ये तो हो गया यूरोप में, आपने देखा कार्ल मार्क्स से प्रभावित हो गए भैया लेनिन। लेनिन कहां के हैं? ये रशिया के हैं, है ना। लेनिन भी बड़े अच्छे परिवार से हैं, लेकिन होता क्या है कि उनके भी बड़े भाई की हत्या कर देता है वहां का जार, रशिया का जार कौन? रशिया का जार का मतलब होता है वहां का राजा, है ना। वो राजा था वहां का जार, उसने उसके बड़े भाई को मार दिया था। तो लेनिन ये सब देख रहे थे कि अरे यार इसने मेरे बड़े भाई को मार दिया, तो वो राजा के खिलाफ थे, जार के खिलाफ थे, वो चाहते थे कि अब इसका सत्ता पलट करना ही पड़ेगा। और बनी बात है लेनिन प्रभावित थे किससे? कार्ल मार्क्स से। उन्होंने देखा कि अरे भैया ये कम्युनिज्म तो बहुत अच्छी चीज है, तो उन्होंने धीरे धीरे करते करते अपनी बात, अपनी आवाज जो है वहां के किसानों, वहां के मजदूरों में पहुंचाई, क्योंकि उन मजदूरों का वहां पर भी शोषण हो रहा था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, इन सारे मजदूरों को बिल्कुल इकट्ठा करते, तो वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वहां पर लड़ने लगे। और मौका तो लेनिन को तब मिल गया जब वहां पर एक दिन आता जिसे कहते हैं ब्लडी संडे। ब्लडी संडे क्या था भैया? सेंट पीटर्सबर्ग में जाकर के सारे के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये इकट्ठा क्यों होते हैं? क्योंकि बात ये हुई थी कि ये इकट्ठा होते हैं राजा जार के खिलाफ, ये बोलने के लिए कि भैया पैसा खत्म हो गया। अभी पैसा खत्म क्यों हो गया भाई? देखिए जापान की जो है लड़ाई चलती रहती थी रशिया से, तो जापान ने आक्रमण कर दिया था। क्लियर है ये बात? और आक्रमण क्यों कर दिया था भैया? आक्रमण इसलिए कर दिया था क्योंकि शुरू हो चुका था वर्ल्ड वॉर 1। अब देखिए वर्ल्ड वॉर 1 शुरू क्यों हुआ था, आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूं। आपने सुना अभी थोड़ी देर पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है तो भैया लोगों के पास अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए थोड़ी से जो है लोग चाहिए होंगे। अब लोग तभी मिलेंगे जब मैं जाकर के दूसरे देश में कब्जा कर लूंगा। तो कब्जा करने की होड़ बन गई, यानी कॉलोनी बनाने की होड़ बन गई थी। तो फ्रांस भी कॉलोनी बना रहा था, अफ्रीका में भी, इंडिया में भी, एशिया में भी, हर तरफ जा रहे थे। ये यूरोप वाले जितने भी थे इन सब ने कॉलोनी बनाना शुरू कर दी थी, अपने लोग इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इसी वजह से तो आपने देखा होगा वर्ल्ड वॉर 1 में हमारे करीब करीब 10 लाख, है ना, 10 लाख के आसपास सैनिक जो थे वो लड़े थे ब्रिटेन की तरफ से, क्योंकि हमारे ऊपर उनका राज चल रहा था उस समय। ठीक है, तो 1917 की बात कर रहा हूं और वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था 1914 से शुरू हुआ था, 1919 तक ये चलता रहा था। ठीक है, अब देखिए इस वॉर में काफी सारी हानि हो चुकी थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो फिर इन्होंने इस वॉर को खत्म करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जिसे कहते हैं लीग ऑफ नेशंस।
ठीक है, लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, वर्साई की संधि होती है भाई, वॉर खत्म होगा तो एक संधि होगी कि भाई अब कोई नहीं लड़ेगा करके, तो इन्होंने एक वर्साई की एक संधि करी, उस संधि में कह दिया भैया कि अब हम जो है लीग ऑफ नेशंस बना रहे हैं। लीग ऑफ नेशंस क्या है दोस्तों, बिल्कुल यूएनओ की तरह, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की तरह, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बनाया गया। इन्होंने भी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसे कहते थे लीग ऑफ नेशंस, ये बिल्कुल वैसे काम करता है, लेकिन बात ये थी कि ये बहुत डोमिनेंट था। डोमिनेंट का मतलब क्या था, डोमिनेंट का मतलब ये था कि इसमें जो कंट्रीज थे जैसे कि यूके, यूएस, ये अपनी अपनी चलाते थे, एक बार बोल दिया दूसरे वाले की सुनते नहीं थे। तो इस चक्कर में ऐसा थोड़ी ना कोई संगठन चलता, तो ये संगठन टूट गया और भैया ये वर्ल्ड वॉर 1 ही कारण बन गया वर्ल्ड वॉर 2 का। तो ब्लडी संडे बनता है कैसे भाई, जापान के ऊपर जब इन पर आक्रमण करता है तो उसका पैसा खर्च होता है रशिया का, वो रशिया का जो पैसा है वो लोगों का पैसा होता था, यही लोग जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, राजा के खिलाफ थोड़ी सी नारेबाजी करते हैं, लेकिन राजा उस समय घर में होते नहीं है वहां पे, तो उनके सोल्जर्स जो होते हैं वो दनादन गोली बरसा देते हैं वहां पर। और वही वो दिन है जिस दिन लेनिन को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है इस बात का कि चलो अब सत्ता पलट करना, तो वो दिन लेनिन, इसीलिए आपने देखा होगा 1717 को ही जो है रशिया का जो है रेवोल्यूशन माना जाता है और उस दिन सत्ता पलट हो जाती है और लेनिन बिल्कुल बनाते हैं यूएसएसआर, है ना, आपको मालूम ही है, जिसमें सोवियत होता है, सोवियत रिपब्लिक के नाम से बनता है। हालांकि ये सोवियत जो टूट जाता है, यूएसएसआर खत्म हो जाता है 1991 में। आपको दिख रहा है कि ये भी एक कम्युनिस्ट पार्टी बन चुकी है, यानी ये कम्युनिज्म आ गया है ना। तो कार्ल मार्क्स की दी हुई आवाज लेनिन तक जाती है, लेनिन उसको अपनाते थोड़ा सा और ढंग से, और भैया निकलता है बिल्कुल यूएसएसआर। ठीक है, अब यूएसएसआर, अब ये कम्युनिज्म जो है इसको फॉलो करते हैं चाइना में माओ, है ना। अब वहां पर क्या होता है, चियांग की सरकार होती है, चियांग जो है उस समय वहां के राजा होते हैं चाइना के। माओ जो है, माओ भी इस्तेमाल करते हैं इसी कम्युनिज्म का, है ना, वो पहुंचते हैं लोगों तक और सोचते हैं कि चलो इस राजा को यहां से हटाया जाए, है ना। जो चियांग रहते हैं उनकी जो सरकार रहती है वो पश्चिम के भरोसे टिकी रहती है। पश्चिम जब भी मैं बोलूं समझ जाइए यूएसए, यूके, यानी उससे जो भी पैसा मिलता था चाइना के राजा को, चियांग को, वो उसी पे टिका रहता था। तो लोगों को, वहां के लोगों को मालूम था कि भैया ये सरकार अब टिकेगी नहीं है, अलोकप्रिय हो चुकी थी लोगों के बीच में, वो उतना उनको तवज्जो नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि चियांग भी जो है ध्यान नहीं दे रहे थे, वो ध्यान नहीं दे रहे थे। तो भैया हुआ क्या कि उनके खिलाफ मजदूरों और किसानों को लेकर के माओ जो है उनका विरोध कर देते हैं और 1939 और ये 1949 आता है ना, 1949, यहाँ देखिए 1949 बोल रहा हूं, जब हम संविधान सभा जो है निर्माण में लगे हुए थे तब की बात है, भारत निर्माण में लगा हुआ था, उस समय चाइना में रेवोल्यूशन चल रहा था। ये 1949 की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब 1949 में क्या हुआ कि माओ ने बिल्कुल तख्ता पलट कर दिया, है ना। अब क्या हुआ कि चियांग भैया यहां से अब बोले कि चलो निकलते हैं भैया, तो चियांग जो है वहां से निकले और कहां भाग के गए, चाइना का दुश्मन कौन है, ताइवान, क्लियर है। तो चियांग वहां से निकल के ताइवान चले जाते हैं और ताइवान में अपनी पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो आप ओरिजिनल चाइना देखते हो बड़ा सा, आज जिसके शी जिनपिंग जी राष्ट्रपति हैं, उसको कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो याद रखिए, जब ये बड़ा चाइना की बात हो तो ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और जब ताइवान की बात हो तो ये रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ये क्लियर होगी बात, ये दो आप अच्छे से पॉइंट याद रखिए, है ना। हाँ, तो आपने देखा हाँ, अब देखिए होता क्या था कि ये जो बड़ा सा चाइना है जी जिनपिंग वाला, तो उस समय वहां माओ है, तो माओ भी यही बोलते थे कि भैया ये असली चाइना है, उस तरह से चियांग भी बोलते थे कि असली चाइना है। तो अब किसकी कौन सुनेगा भैया, अब देखिए ध्यान से, ये कम्युनिस्ट पार्टी है, इसीलिए मैंने आपको देर से इसी समझाई है। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी है तो रशिया तो इसका साथ दे देगा क्योंकि वो भी कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन भैया क्या अमेरिका और यूके साथ देंगे? भैया वो कम्युनिस्ट में थोड़ी ना थे, वो कम्युनिज्म थोड़ी ना मानते थे, वो तो किंग में मानते थे, वो कैपिटलिस्ट थे। तो जो कैपिटलिस्ट होगा वो कभी भी इनका साथ नहीं देने वाला था, ठीक है। और आपको मालूम है ना कि यूएस यूके जिसको सही मानते थे वो चियांग की सरकार थी। अब चियांग की सरकार जो है ताइवान में चली गई है और चियांग को भाई पूरी दुनिया मानती थी उस समय तक। माओ को किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, माओ को जिसने सपोर्ट किया वो इंडिया तो सबसे पहले निकल करके आया था, है ना। इंडिया ने अपने हाथ बढ़ाया था आगे, और इंडिया ने जब हाथ बढ़ाया आगे भैया तो उसी समझौते को कहते हैं पंचशील समझौता, जो कि नेहरू जी ने किया था, क्योंकि हम आजाद हुए थे उस समय। अब देखिए हम वैसे ही वर्ल्ड वॉर देख करके आए थे, हम आजाद हुए थे तो हम किसी से लड़ना नहीं चाहते थे, हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, हमें उनके साथ समझौता करना ही करना था और कोई तरीका भी नहीं था। तो अब देखिए मैंने आपसे कहा ताइवान को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ताइवान जो है, आपने देखा ताइवान को असली चाइना मानते हैं, तो अमेरिका भी असली चाइना ताइवान को ही मान रहा था, यूके भी चाइना को ही मान रहा था। तो अब अभी मैं बात कर रहा हूं जिस सन की, वो है 1949। ये बात क्लियर होगी बात। अब 1949 है, इससे 4 साल पीछे जाइए, बन गया था यूएनओ। यूएनओ भैया आपने देखा ही, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता था जब अमेरिका जो है अपने हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त 9 अगस्त को लिटिल बॉय फैट मैन नामक 2 बड़े बड़े बम
गिराता है और सब कुछ खत्म कर देता है। आपको मालूम ही ये बात है ना। उसने बम इसलिए गिराया था क्योंकि वो चाहता नहीं था कि भैया और सैनिक भेज करके हम अपने सैनिकों को मरवाएं, है ना, क्योंकि वहां तक पहुंचने में ही उसके 4 लाख सैनिक मर जाते। इसलिए उसने बोला कि ये युद्ध खत्म करना होगा, जापान को अच्छे से खत्म करना होगा। तो ये बात हुई थी। यूनाइटेड नेशन जो है वो नाम दिया गया था रूजवेल्ट द्वारा। इसमें एक बैठक होती है अटलांटिक चार्टर जिसे कहते हैं, ये 1941 में होता है। अपने क्वेश्चन याद रखिएगा, कभी पूछ लिया जाए कि किसके तहत हुआ था, तो अटलांटिक चार्टर 1941 के तहत जो है अलाइड फोर्सेस को ये कहा जाता है कि भैया वो खत्म कर दें एक्सेस पावर को। अब देखिए अलाइड फोर्सेस और एक्सेस पावर में क्या अंतर है। देखिए जो अलाइड फोर्सेस थी, अलाइड पावर्स जो थी, उनमें आते थे यूएस यूके, ये जो बड़े बड़े थे ना, अमेरिका और आपका ब्रिटेन, ये सब आता था अलाइड पावर में। तो इनको कहा गया कि भैया आप खत्म कर दो एक्सेस पावर को। एक्सेस पावर में कौन कौन थे भाई, जापान, जर्मनी और इटली, ये सब के सब तानाशाह थे। जर्मनी हिटलर आप सभी जानते हैं, जापान में भी था, इटली में भी था। तो आपने देखा कि इनको अगर खत्म कर दिया जाए तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो सकता था। तो ऐसा कहा गया अटलांटिक चार्टर में। तो भैया ठीक है, अब इसके तहत क्या हुआ कि भाई उनने बोला कि ठीक है हम खत्म कर देंगे। फिर क्या होगा, फिर उन्होंने बोला चलो यूएन डिक्लेरेशन लाते। तो 1942 में यूएन डिक्लेरेशन लाते, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन, इसमें कहा गया कि इसके बाद शांति होगी, है ना। तो अब देखिए ये हो गया 1942। अब इसके बाद सीधे चलिए 1944 में, जहां पर डम्बल्टन में, है ना, डम्बल्टन ओआक जो कि वॉशिंगटन में है, वहां पर यूनाइटेड नेशन का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है कि कैसे कैसे होगा। ये 1944 का था, ठीक है। अब ये 26 जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को में, वहां पर क्या होगा कि अब भैया साइन हो जाएंगे। भाई ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, अब साइन करना है। तो सैन फ्रांसिस्को में इस पर साइन हो जाता है ना। 50 कंट्रीज में साइन करती हैं शुरू में, बाद में एक और पोलैंड आता है। इस तरह से उसमें 51 देश जो हो जाते हैं साइन करते हैं उस समय के लिए। और ये एक्ट में आ जाता है, यानी कि बिल्कुल काम करना शुरू कर देता है आपके 24 अक्टूबर 1945 से। इसीलिए 24 अक्टूबर को अपन मनाते हैं यूनाइटेड नेशंस भी। देखिए यूनाइटेड नेशन में कुछ चीजें, 3 पॉइंट बड़े खतरनाक है। एक तो उसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें कि 15 जज रखे गए हैं, और ये 15 के 15 जज का जो कार्यकाल है मतलब 9 साल के लिए रहते हैं, ठीक है। एक इसका है जनरल असेंबली में 193 देश हैं, ठीक है। जो यूएनओ के हैं वो जनरल असेंबली में ऑलरेडी आ जाते हैं 193। देखिए अभी 193 जो जनरल असेंबली होती है, जनरल असेंबली का काम क्या होता है भाई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आपको मालूम है कि कभी भी 2 कंट्री भिड़ जाए तो भैया वो आकर के यहाँ पे अपने केस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा जनरल असेंबली में 193 लोग हैं। तो ये जो है ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नया बंदा जोड़ना है या हटाना है, बजट, पीस, है ना, शांति व्यवस्था, ये सब बनाए रखने के लिए ये जितनी भी चीजें होती हैं इन सब के लिए यही लोग पास करते हैं। और 2/3 बहुमत से कोई भी चीज पास हो जाती है। यानी मान लो किसी को जोड़ना है तो 2/3 बहुमत लाओ, जोड़ दिया जाएगा। किसी को हटाना है 2/3 बहुमत लाओ, हटा दिया जाएगा। भैया बजट, अब इसमें से बजट जो होता है जनरल असेंबली का, वो कभी भी कोई मना नहीं कर सकता, वो बाइंड होता है, उसको मानना पड़ेगा। इसके अलावा जोड़ना घटाना अगर वो किसी को बोलते तो एक बार को मना किया जा सकता है। अब ये क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये जनरल असेंबली का काम था भाई। फिर एक होती सबसे इंपॉर्टेंट इनकी, वो होती है सिक्योरिटी काउंसिल, है ना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें इंडिया आना चाहता है, क्लियर है। और इंडिया इसमें आ सके इसीलिए वो नाम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का साथ लेना चाहता है। भाई क्यों नॉन अलाइंड मूवमेंट के लिए, मूवमेंट आजकल इंडिया के लिए तो इंपॉर्टेंट रहा नहीं, क्योंकि आपने देखा है कि मोदी जी भैया लास्ट 2 बार से गए भी नहीं है ना। 2016 में नहीं गए, 2019 में नहीं गए, और अभी 2020 में उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके कोविड-19 के ऊपर थोड़ी सी बात कर दी है। अभी तक 2016 2019 में जो भी गए थे वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब थे जो वहां पर जाते थे। इसका औचित्य इसलिए खत्म हो जा रहा है नॉन अलाइंड मूवमेंट का, क्योंकि होता क्या है कि वहां पर 120 कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो उसमें क्या, पाकिस्तान कभी कभी ये मामला उठा देता है कश्मीर का। अब उतने बड़े स्टेज में जहां पे 120 कंट्री आप ऐसी छोटी सी बात कर दोगे तो इंडिया की क्या इज्जत रह जाएगी। तो इसीलिए इंडिया इस चीज से कतराता है कि वहां पर ये क्या है ना, वहां पर क्या करना है। अब देखिए नाम क्यों बनाया गया, और फिर बात है कि यूएनओ में इंडिया क्यों नहीं आ गया था 1945 में। देखिए 1945 है, 1947 नहीं, 1947 नहीं है ये कि आप आजाद हो गए। तो हम तो वैसे ही गुलाम थे, तो हम यूएनओ में तो आ नहीं सकते थे। हम जब फ्री हो गए तो हमारे पास आ गया भैया नैम बना 1955 में। मैंने कहा था आपसे 10 साल का अंतर है, तो 1955 में बना, तो इसको हम ही लोगों ने बनाया था। ऐसा क्यों किया था हमने भैया, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो गया तो आपको मालूम है 2 बड़ी पावर निकल के आई भैया। एक अमेरिका तो था ही क्योंकि बम गिराया था उसने, और एक भैया रशिया था। रशिया ने जर्मनी और इन सबको खत्म करने में बहुत मदद करी थी। तो ये 2 पावर आपस में लड़ने लगी थी, एक थी कम्युनिस्ट पार्टी और एक थी आपकी कैपिटलिस्ट पार्टी। अब आपको कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों पता है। तो भाई इंडिया और कुछ देशों ने सोचा कि भैया वर्ल्ड वॉर हो चुका है ऑलरेडी, अब अगर हम किसी की तरफ झुकाव रखेंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो इन्होंने झुकाव ना रखने का फैसला लेते हुए खुद की एक पार्टी बना दी, इसे कह दिया नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्लियर हो गई दोस्तों ये बात, ठीक है। अब देखिए नॉन अलाइंड मूवमेंट की थोड़ी सी बात अलग से करेंगे। पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी बात उसकी बात कर लेते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में अभी जो है 5 देश आते हैं भैया, यूएस, यूके, फ्रांस,
चाइना और रशिया। ठीक है, अब इसमें जो है 6 तरह की भाषाएं रखी गई हैं। आप फ्रेस्का नाम से याद रख लोगे भाई, फ्रेंच हो गई, रशियन हो गई, इंग्लिश हो गई, स्पेनिश हो गई, और भैया आपका चाइनीज हो गई और अरेबिक हो गई। ठीक है, तो ये 6 भाषाएं यहाँ पे चलती हैं। हाँ, इसका कार्य जो होता है वो 2 लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश और फ्रेंच में इसका काम हो जाता है। ये 6 इसमें बात होती है। क्लियर हो गई इतनी बात है ना। अब देखिए सिक्योरिटी काउंसिल की मैंने बात करी, इसमें भैया क्या है कि टोटल है 15, 5 हैं परमानेंट मेंबर और 10 हैं आपके नॉन परमानेंट मेंबर। और ये 5 कौन है जो अभी आपको मैंने नाम गिनाए थे, यही स्थायी होते हैं भैया, है ना। इनको कोई नहीं हटा सकता। ये स्थायी होने का मतलब क्या है, इनके पास एक वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब कैसा, अगर एक ने हाँ बोल दिया मतलब सबकी हाँ है, लेकिन अगर एक ने ना बोल दिया तो सबकी ना हो जाएगी। क्लियर है बात। और यही बात, और यही यूनाइटेड नेशन की परमानेंट में ही आना चाहता है इंडिया, लेकिन बार बार चाइना जो अपने वीटो का इस्तेमाल कर देता है और ना बोल देता है, इसलिए हम उसमें एंटर नहीं कर पा रहे। अब अगर हम उसमें एंटर नहीं कर पा रहे तो आपको मालूम है ना, जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन। अब देखिए आ जाइए भैया डिप्लोमेसी में, कूटनीति में। आपको मालूम है कि जनरल असेंबली के पास एक पावर है कि वो किसको ऐड करेगा नहीं करेगा 2/3 बहुमत से। अब जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स हैं। अब यही 193 मेंबर्स, अब भाई कंट्रीज तो हमारे पास ज्यादा बढ़ नहीं जाएंगी। अब इनमें 193 है, अब इनमें से 120 कंट्रीज भैया नैम में भी है, यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट में भी है। अब अगर इन नॉन अलाइन मूवमेंट में वो भी 120 कंट्री है, तो इंडिया के लिए सिर्फ इतना सा फायदा हो सकता है कि नैम किस लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि भैया अगर हम इन कंट्री से जुड़े रहेंगे, इसीलिए मोदी जी अगर खुद नहीं जा रहे हैं तो वो किसी ना किसी को भेजते जरूर रहते हैं वही, ताकि ये चीज हटे नहीं। तो 120 ये मेंबर्स हैं वहां है, तो 2/3 बहुमत में ये सब काम आएंगे यूएन में, सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को बैठने में। और एक बार वहां बैठ गए तो इंडिया जो है बहुत बड़े लेवल पर आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि भैया नाम में बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी भैया, कि नॉन अलाइन यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन में तो बहुत अच्छी चीजें थी, लेकिन इसकी बुरी चीज क्या हुई, क्यों उसमें रुझान नहीं रह गया इंडिया का। बात ये हुई कि नाम ने हमारी मदद नहीं की जब हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ 1962 में। अब भाई यहां पर चाइना से युद्ध का क्या मामला है, देखिए अभी मैंने आपसे कहा 1955 में जो है नाम बनता है ना, बांडुंग में इंडोनेशिया में, ये बांडुंग इंडोनेशिया में ये बनता है। वहां पर इंडोनेशिया के सुकार्नो इस बात को रखते हैं, और 1956 में एक डिक्लेरेशन जिसे कहते हैं ब्रिजुनी का डिक्लेरेशन, जो कि यूगोस्लाविया में है, ब्रिजुनी आइलैंड, वहां पर जाके ये होता है ना, बात रखी जाती है बांडुंग में इंडोनेशिया में सुकार्नो के द्वारा। और इसे भैया डिक्लेरेशन यानी एक संगठन कंप्लीट कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, इसे ब्रिजुनी आइलैंड में, जो कि है आपके यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट उस समय थे जोसेफ, और इसमें अपने जवाहरलाल नेहरू भी शामिल ही थे। इससे जस्ट 1 साल पहले 1954 में चले जाइए, हम मैंने आपसे कहा कि माओ के साथ हमने वो किया। देखिए बात है कि माओ के साथ हमने यानी चाइना के साथ हमने पंचशील समझौता किया क्यों। देखिए हम क्या करते थे, थोड़ा सा जैसे व्यापार करना हो गया, तिब्बत के साथ कुछ भी करना हो गया, तो हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर टू में हम मैकमोहन जो थे, मैकमोहन चले गए थे अरुणाचल प्रदेश। और क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 था तो भैया अब इंडिया जो है अभी ब्रिटिशर्स का है, तो वो अपनी बाउंड्रीज को सील करना चाहते थे। तो उन्होंने तिब्बत से बात करी, उन्होंने चाइना को भी बुलाया था उस समय, लेकिन वहां से कोई आया नहीं भैया। तिब्बत से बात हो गई तो तिब्बत और अरुणाचल के बीच में भैया एक बाउंड्री बना दी कि भैया यहाँ से जो है कोई दूसरा अटैकर ना घुस जाए, मतलब जापान वगैरह कोई घुस ना जाए आकर के, भाई कहीं मारा पीटी ना कर दे भैया। ठीक है, मतलब अटैक ना हो जाए, इस तरह से वो सील कर रहे थे। तो अब क्योंकि इन्होंने सील करी तो उसका नाम रख दिया मैकमोहन रेखा। लेकिन जब आजाद हो गए भैया, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, तो चाइना ने तिब्बत के द्वारा ये खींची गई लाइन मानी नहीं। क्यों नहीं मानी भैया, क्योंकि चाइना का कहना है कि भैया तिब्बत अलग नहीं देश है, तिब्बत हमारा है, और जब हमारा है तो मैं हूं सबसे बड़ा प्रेसिडेंट, मैं हूं यहाँ पे करता धरता, तो मुझसे पूछना चाहिए था कि ये कहां तक की सीमा होगी। आपने अपने मन से कैसे डिसाइड कर लिया, और तिब्बत कौन होता है बोलने वाला, तिब्बत के पास ये अधिकार नहीं है। क्लियर बात। तो मतलब चाइना उस मैकमोहन रेखा को नहीं मानता जो अरुणाचल प्रदेश में है, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश में लगता है, तिब्बत को वो अपना मानता है। तो भैया हमने कहा कि वॉर कौन करे, और फिर हमें भैया उनके साथ व्यापार करने के लिए हम तिब्बत से बात नहीं कर सकते थे, हमें चाइना से अधिकार लेना पड़ता था। जवाहरलाल नेहरू सोचा कि भाई अभी भी तो लड़के आए हैं, अब कहां फिर से झोंकेंगे, तो चलो शांति का हाथ बढ़ाते हैं। तो भैया शांति का हाथ बढ़ाए, पंचशील समझौता कर दिया। पंचशील समझौते में 5 बातें कह दी भैया, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, शांति बना के रखेंगे, और आंतरिक मामलों में जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे। बस यही लास्ट वाली लाइन याद रख लो, आंतरिक मामला। अब हुआ क्या भैया कि तिब्बत, आपको मालूम है ना कि वहां पर चाइना में कियांग की सरकार थी, तो कियांग ने क्या किया था, कब्जा करके रखा था तिब्बत पे। तो कियांग को तो माओ ने हटा दिया, तो जैसे ही माओ ने हटाया तो कियांग भाग करके ताइवान चले गए। तो कियांग की आर्मी भी तिब्बत से भाग के चली गई होगी, तो तिब्बत आजाद हो रहा था, लेकिन माओ ने बोला नहीं नहीं ऐसे कैसे आजाद कर दूं भैया। तो तिब्बत को उसने फिर से पकड़ा, आर्मी भेज दी, दलाई लामा को पकड़ना शुरू कर दिया। अब दलाई लामा वहां से
अभी आगे 1959 वहां से भागने लगे, और वहां से भागे तो सिक्किम, और सिक्किम से होते हुए लद्दाख पहुंचते हैं। लद्दाख में जाकर के फिर वो मिलते हैं भैया अपने जवाहरलाल नेहरू से, और उन्होंने उनको शरण दे दी भैया। अब शरण दे दी तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर चाइना ने ब्लेम कर दिया कि भैया आपने पंचशील तोड़ दिया। पंचशील में एक लाइन कही थी ना, आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, तो चाइना ने बोला कि तिब्बत हमारा आंतरिक मामला था, आपको दखल नहीं देना चाहिए था। लो भैया इतनी सी बात थी, उनने वॉर छेड़ दिया, और लद्दाख की तरफ से आपको मालूम है ना, लद्दाख का अक्साई चीन 1962 में लड़ करके उसने अपने कब्जे में कर लिया, लड़ लिया। हम उस समय तैयार थे नहीं, तैयार हमारी आर्मी पूरे देश में फैली हुई थी, अगर हमें थोड़ी सी भनक होती तो हम वहां जाकर के उसे जीत भी लेते, हमारे पास किसी के सपोर्ट की इतनी आवश्यकता भी नहीं थी। ये जब होता है तभी फिर चाइना ये कहता है कि अब अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है भैया, तुमने कब्जा करके रखा। अब बात थी कि तो तिब्बत की थी, फिर अरुणाचल प्रदेश कहां से आ गया भैया, और फिर लद्दाख में जाकर के उसने अक्साई चीन क्यों ले लिया। देखिए चाइना की एक पॉलिसी चलती है तिब्बत के ऊपर। तिब्बत के ऊपर कौन सी पॉलिसी चलती है उसकी, पाम प्लस 5 फिंगर। पाम यानी कि हथेली प्लस 5 फिंगर, मतलब ये कहता है वो कि आप तिब्बत को अगर पाम मानते हो यानी हथेली मानते हो, तो उसके आसपास की जो 5 उंगलियां हैं वो भी मेरी हैं। अभी 5 उंगलियां कौन सी भैया शुरू कर दी है, लद्दाख, फिर नेपाल, फिर सिक्किम, फिर भूटान और अरुणाचल प्रदेश, और ये आपका तिब्बत। ठीक है, तो तिब्बत को हथेली मानता है। जब तिब्बत को हथेली मानता है तो पाम प्लस 5 फिंगर सब उसके, और इसी वजह से वो अरुणाचल प्रदेश को अपना कहता है। ये बात क्लियर होगी दोस्तों, है ना। तो इस तरह की कुछ नीतियां हैं उसके पास। अब देखिए हुआ क्या कि इसीलिए उसने क्या किया, 1959 में जब हमने उनको शरण दे दी तो उसने बोल दिया आंतरिक मामलों का वो कर दिया आपने उल्लंघन, अब अटैक होगा जी भाई। ये हुआ, उसने एक और बार अटैक किया था नाथुला दर्रे में, सिक्किम के नाथुला दर्रे में छोटा सा अटैक हुआ था, खैर वो दबा दिया गया था। तो अब आप सोचेंगे कि भैया ठीक है नैम बना हुआ था तो उसने नैम ने मदद क्यों नहीं करी भैया। देखिए नैम ने, हाँ अब देखिए नैम का आखिर मदद करना कैसे, हम बोलते हैं इस बात को, हमने कहा है कि जो आपस में 120 कंट्री जो भी उस समय उस संगठन में है, उनके आंतरिक मामलों में नहीं दोगे आप। भाई चाइना थोड़ी ना आता है नैम में, एनएम में वो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है भैया, क्योंकि वो रशिया का सपोर्टर में से एक है। अब रशिया आता है कम्युनिस्ट में तो वो एक अलग पावर है, अमेरिका आता है कैपिटलिस्ट में तो वो एक अलग पावर है, और हमने दोनों ही रास्ते नहीं चुने थे, इसीलिए ये लोग इसमें नहीं आते हैं। तो चाइना वगैरह हालांकि ये लोग ऑब्जर्वर है लेकिन वो उसका हिस्सा नहीं है। ये बात क्लियर होगी। तो बात ये थी कि नैम को हमारी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन नैम ने मदद नहीं करी उस समय, इसलिए नैम में भी ज्यादा रुचि नहीं दिखाई हमारे प्रधानमंत्रियों ने। क्लियर है गाइस। तो होप सो गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।